इस मनहूस गाय ने तो आज भी एक बूंद दूध नहीं दिया। ऊपर से अपने दो सिर से दो गायों का खाना खुद अकेले खा जाती है। सोचा था दो सिर वाली गाय है तो भगवान का इसमें कुछ चमत्कार होगा, लेकिन ये तो मेरे बहिष्कार पर तुली हुई है। सेठ मदारी लाल अपनी दो सिर वाली गाय को दूध न देने पर बहुत गुस्सा होता है और सामने पड़ी लठ से अपनी दो सिर वाली गाय को मारना शुरू कर देता है। ये ले और ले, खा खा कर भैंस हो गई है। अब जब तक तू दूध नहीं दे देती तुझे चारा नहीं मिलेगा। मदारी लाल अपनी दो सिर वाली गाय को मार मार कर लाल कर देता है। बेचारी मासूम गाय की आंखों से दर्द के मारे आंसू निकलने लगते हैं। मदारी कई दिनों तक अपनी दो सिर वाली गाय को चारा तो दूर एक बूंद तक पानी भी नहीं देता। आज फिर इसने दूध नहीं दिया। ये देख मदारी लाल अपने घर के अंदर जाता है और कोड़ा लाकर उससे बेचारी गाय को फिर से मारना शुरू कर देता है। और चिल्ला, लेकिन आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मदारी उस दो सिर वाली गाय को लगातार मारता रहता है। तभी अचानक मदारी की नजर उसके घर के बाहर से गुजर रहे माधव और उसके परिवार पर पड़ती है। माधव भी मदारी की तरह गाय पालकर उसका दूध बेचता था, लेकिन आज सुबह ही माधव की गाय ने अपनी आखिरी सांस ली। माधव का पूरा परिवार अपनी प्यारी सी गाय का अंतिम संस्कार कर भरी आंखों के साथ घर लौट रहा था। तभी माधव, तुम्हारी गाय के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी एक गाय बेच सकता हूं। तुम मेरी ये दो सिर वाली गाय ले लो। लेकिन इस गाय की हालत तो काफी खराब लग रही है। इसे तो बहुत चोट भी लगी है। मैंने तो ये तक सुना है कि ये दूध नहीं देती। अरे ये सब अफवाह है। वैसे तो इसकी कीमत 25,000 रुपए है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 10,000 में दे दूंगा। हाँ अच्छा, मैं आपको कल तक इसके बारे में बताता हूँ। मदारी का प्रस्ताव सुन माधव घर आ जाता है और इस बारे में सोचने लगता है। बाबा, आप क्यों सोच रहे हैं इस बारे में? आप उस गाय को ले आइए ना। आपने देखा नहीं मदारी सेठ उस गाय को कितना मारता है। बच्चे ठीक कह रहे हैं। आज नहीं तो कल वो गाय दूध देना शुरू कर देगी। हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे, लेकिन उस गाय की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं गई। उस दो सिर वाली गाय की हालत देखकर और अपने परिवार की बात सुनकर माधव 10,000 रुपए देकर उस दो सिर वाली गाय को अपने घर ले आता है। अच्छा हुआ मेरी जान छूटी। अब तो इन पैसों से मैं एक नई गाय लेकर आऊंगा जो मुझे ढेर सारा दूध देगी। उस मदारी ने बेचारी गाय को कितनी बेरहमी से मारा है। भगवान उसे उसके किए की सजा जरूर देगा। हमारी प्यारी गाय, अब तुम फिक्र मत करो। यहाँ तुम्हें कोई नहीं मारेगा। हम सब तुमसे बहुत प्यार करेंगे। तुम देखना, तुम कितनी जल्दी ठीक हो जाओगी। पूरा परिवार मिलकर उस दो सिर वाली गाय के जख्मों पर मरहम लगाकर उसकी पट्टी कर देता है और उसके सही होने तक सभी लोग उसका काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं, जिसके चलते एक हफ्ते में ही वो गाय अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। प्यारी गाय, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। अब तो तुम हमारी पुराने वाली गाय की तरह हमें दूध दोगी ना, ताकि बाबा उस दूध को बेचकर पैसे कमा सके। श्याम की बात सुन दो सिर वाली गाय अपनी पूंछ हिलाने लगती है और ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद माधव और राधा जैसे ही अपनी दो सिर वाली गाय को चारा खिलाने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि उनके आगे गायें ढेर सारा दूध दे रही हैं, जिसे देख माधव और राधा बहुत खुश हो जाते हैं। मैं कहती थी ना जी कि हमारी गाय जरूर दूध देगी। हे कृष्ण भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। माधव राधा जल्दी से बाल्टी में अपने दो सिर वाली गाय का दूध पकड़कर अब दोनों पति पत्नी गांव भर में दूध बेचने के लिए निकल जाते हैं। दो सिर वाली गाय का दूध गांव में मौजूद हर किसी को पसंद आता है, जिसके चलते अब हर कोई सेठ मदारी लाल से दूध लेना छोड़कर राधा माधव से दूध लेना शुरू कर देता है, जिससे माधव और राधा को फायदा होता है, वहीं सेठ मदारी लाल को नुकसान। जब तक ये दो सिर वाली गाय मेरे पास थी तब तक तो इसने दूध नहीं दिया, और अब देखो कैसे बाल्टी भर भर के दूध दे रही है। पता नहीं इस दो सिर वाली गाय के दूध में ऐसा क्या है जो लोग मेरी गायों का दूध छोड़कर इसका दूध खरीद रहे हैं। मदारी लाल अपनी तिजोरी से 10,000 रुपए निकालता है और माधव के पास अपने दो सिर वाली गाय को वापस खरीदने के लिए जाता है। लेकिन सेठ जी, ये गाय ही आप हमारी रोजी रोटी का सहारा है। मैं अब इस गाय को नहीं बेच सकता। सोच ले माधव, मैं तुझे 10,000 रुपए दे सकता हूँ। हाँ, इसमें सोचने की बात नहीं है सेठ जी, मैं इस गाय को नहीं बेचूंगा।
माधव को गाय बेचने से मना करता देख मदारी माधव से अब इतनी नफरत करता है कि वो चुपके से 2 सिर वाली गाय के चेहरे में दवाई मिला देता है। वो गाय जैसे ही उस दवाई को खाती है तो काफी बेकार दूध देना शुरू करती है, जिसके चलते लोग जैसे ही माधव का राधा से दूध खरीदते थे तो उनका दूध जल्दी फट जाता था। ये कैसा दूध बेच रहे हो तुम दोनों? जैसे ही सुबह दूध लिया वैसे ही फौरन फट गया। अब से हम तुमसे दूध नहीं लेंगे। कल से हम भी दूध नहीं लेंगे। सारे लोग माधव राधा से दूध लेने से मना कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें नुकसान होने लगता है। ये सब देख सेठ मदारी मन में बहुत खुश होता है। सुनिए, 3 महीनों से बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं की है। अगर 1 हफ्ते के अंदर फीस जमा नहीं की तो वो लोग बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। निकालेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इतने दिनों से काम ढूंढ रहा हूं लेकिन कहीं पर भी काम नहीं मिला। ऊपर से न जाने हमारी गाय को क्या हो गया है, कैसा दूध दे रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अपने गाय के दूध न सही देने की वजह से पूरे परिवार को अब इतना नुकसान होता है कि उन सबको रूखी सूखी खाकर ही अपने गुजारा करना होता है। माँ, हम कब तक क्यों रूखा सूखा खाएंगे? अच्छी सब्जी खाए हुए कितना वक्त हो गया है। श्याम बेटा, जब भगवान ने ही हमारी किस्मत में रूखी सूखी लिखी हो तो भला हम क्या कर सकते हैं। तुम खाना खाओ, मैं जब तक गाय को चारा खिलाकर आती हूँ। इतनी परेशानी के बाद भी सारा परिवार उस गाय को घर से बाहर निकालने के बजाय आसपास से चारा इकट्ठा करके अपनी 2 सिर वाली गाय को खिलाते हैं और उसका काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं। लेकिन बीतते दिनों के साथ साथ अब उनके हालात और खराब होने लगते हैं। अरे भाई देख माधव, आखिरी बार तुझे बस 2 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ। अगर मेरा किराया नहीं दिया तो तुम लोगों को घर खाली करना होगा। पैसे न होने की वजह से अब पूरे परिवार के सिर के ऊपर से छत छीनने की नौबत आ चुकी थी। बस बहुत हुआ। अरे मैं हार चुका हूँ। अगर कुछ दिनों में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम सबको जहर देकर खुद भी खाकर हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगा। हे भगवान, ये आप कैसे अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। हिम्मत रखिए, भगवान सब ठीक करेंगे। अगर उसको ठीक करना होता तो वो कब का कर देता। माधव को इतना परेशान होता देख और उसके परिवार की ऐसी हालत को देख उसकी 2 सिर वाली गाय सब कुछ देख रही होती है। सारा परिवार आज भी भूखे पेट सोया होता है, लेकिन माधव को नींद नहीं आती। माधव बार बार करवट बदल रहा होता है कि तभी अचानक उसे अपने आंगन में कुछ गिरने की आवाज आती है। अरे ये आवाज कैसी? कोई चोर तो नहीं है? माधव जैसे ही लठ लेकर अपने आंगन में जाता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उनकी 2 सिर वाली गाय अपने एक मुंह से सोने के सिक्के और एक मुंह से हीरे दे रही होती है। ये सब क्या है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये सपना ही है, हकीकत में थोड़ी ना ऐसा होता है। माधव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो साइड में रखे हुए पानी की बाल्टी से पानी लेकर अपनी आंखों पर पानी मारता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। अरे भगवान, ये कैसी माया है? माधव, ये माया नहीं बल्कि ये तो जादू है। हम 2 सर वाली जादुई गाय हैं। ये क्या? अरे ये तो बोल भी रही है। हे राम 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 राम। हमने कहा तो हम 2 सर वाली जादुई गाय हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं। पहले सब कुछ सही था लेकिन हमने तुम्हारी मदद नहीं की। लेकिन जब आज तुम्हारा परिवार इतनी मुश्किल में है कि तुम अपनी मृत्यु की बातें कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। उस 2 सिर वाली जादुई गाय की बात सुन माधव जल्दी से राधा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। राधा भी जब उन 2 सिर वाली गाय से बात करती है तो उसे भी उस 2 सिर वाली गायों पर यकीन हो जाता है। ये तो भगवान का करिश्मा है, इसलिए उन्होंने हमें ये 2 सर वाली जादुई गाय दी है। भगवान, मैं कैसे तेरा शुक्रिया अदा करूं। राधा के साथ साथ अब माधव को भी ये सब भगवान का करिश्मा लगता है, जिसके चलते अब माधव और राधा उन हीरे और सोने से सबसे पहले अपनी माली हालत ठीक करते हैं। अपने बच्चों को वो हर चीज देते हैं जिसके लिए वो आज तक तरसते थे। साथ ही साथ अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदते हैं और इसी के साथ अब बीमार बेसहारा गायों के लिए एक गौशाला खोलकर उनकी सेवा भी करते हैं। जहां अब माधव का परिवार हंसी खुशी रहता है, वहीं दूसरी तरफ कल तक तो इस माधव का परिवार सूखी रोटी खा रहा था और आज देखो कुछ दिनों में इतना अमीर कैसे हो गया। अरे कुछ तो गड़बड़ है। मदारी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर माधव के घर के बाहर जाता है और जैसे ही उसकी गौशाला में आता है तो देखता है कि उसकी 2 सिर वाली गाय एक मुंह से हीरे तो एक मुंह से सोना दे रही है, जिसे देख अच्छा तो ये बात है।
तभी सोचूं ये भिखारी से अमीर कैसे बन गया। अब तो ये 2 सिर वाली गाय तो मैं लेकर ही रहूंगा। 2 सिर वाली जादुई गाय को देख मदारी लाल के मन में लालच जाग जाता है और वो जैसे ही उस गाय के पास जाकर उसे वहां से ले जाने लगता है तो दोनों गायें मदारी पर हमला कर उसे रोकने लगती हैं। अरे अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, आई 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 छोड़ो मुझे। बड़ा अत्याचार करता था ना तू हम पर, आज देख हम कैसे तुझ पर कैसे अत्याचार करते हैं। मदारी की चिल्लाने की आवाज सुन माधव का सारा परिवार बाहर आ जाता है। वहीं 2 सिर वाली गाय अपने पैरों से मदारी को मारने लगती है। अब करेगा किसी और गाय पर अत्याचार? बोल। नहीं, अब मैं किसी गाय पर अत्याचार नहीं करूंगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मदारी की बात सुन 2 सिर वाली गाय उसे छोड़ देती है और बेचारा मदारी डर से वहां से भाग जाता है और अब माधव और उसका पूरा परिवार अपनी 2 सिर वाली गायों के साथ हंसी खुशी रहता है। मम्मी कितनी ठंड लग रही है, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है बाहर और पानी भी कितना ठंडा है, हाथ बर्फ की तरह जम गए हैं। दिव्या आधी अधूरी कपड़े धोकर छोड़ देती है और कांपते हुए अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी ठंड बढ़ती जा रही है, इतनी ठंड में मुझसे कपड़े नहीं धोए जाते, एक वॉशिंग मशीन ले लो ना। बहू एक तुझे ही ठंड लग रही है क्या जो तुझसे कपड़े नहीं धोए जा रहे? और लोगों को भी तो देख कैसे ठंड में बाहर जाते हैं और काम करते हैं, और तुझसे घर के काम नहीं हो रहे। वैसे भी मशीन में कपड़े अच्छे नहीं धुलते। खड़ूस कहीं की, कुछ भी बोलो मना ही कर देती है। जब खुद इतनी ठंड में ठंडे पानी से कपड़े धोएगी तब पता चलेगा। इतना बोलकर दिव्या मुंह बनाकर रसोई में जाती है और गैस चालू करके हाथ सेकते हुए खुद से कहती है, अरे मशीन नहीं ला कर दे रही, कम से कम एक हीटर तो ला कर रख देती सासू माँ, पर नहीं, वो भी नहीं लाना है, बिजली बिल जो ज्यादा आ जाएगा। दिव्या अपने हाथ सेक कर अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर बैठ जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित कल्पना को अपनी गर्लफ्रेंड माया के बारे में बताता है। माँ जी सुन रही हैं आप, देवर जी को माया से शादी करनी है, जानती है ना आप? कौन है वो लड़की? सब जानती हूँ बहू, तू मुंह बना बना कर मुझे मत बता। वो एमएलए की इकलौती बेटी है और अब वही हमारे घर की बहू बनेगी। बेटा तू मुझे बता, मैं तेरा रिश्ता लेकर कब जाऊं? अरे माँ आप तो एक बार में ही मान गई। मैं तो बेकार ही डर रहा था, पर आप फिक्र मत करो, मैंने उसके घर वालों से बात कर ली है। अब आपको बस हमारी शादी की डेट फिक्स करनी है। क्योंकि सुमित एक एमएलए की बेटी से शादी करना चाहता था, इसलिए कल्पना कुछ नहीं बोलती और चुपचाप इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ जी ये लीजिए आपकी चाय। वैसे माँ जी ठंड कितनी ज्यादा हो गई ना, अब तो रजाई में भी बैठकर ठंड लगती है, तो मैं तो कहती हूँ एक हीटर ले ही आओ। बहू तुझे ही सबसे ज्यादा ठंड लगती है और मुझे जरूरत नहीं है हीटर की। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिना हीटर के ही काटी है, समझी? अरे माँ जी आप तो नाराज हो गई, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी आपके लिए। कोई बात नहीं सासू माँ, मुझे क्या, बहुत जल्द तो मेरी प्यारी देवरानी आ रही है, उसके आने के बाद तो इस घर में वॉशिंग मशीन भी आएगा और हीटर भी। कल्पना की बातें सुनकर दिव्या एक बार फिर वहां से मुंह बनाती हुई रसोई में जाती है और गैस जलाकर अपने हाथों को सेकते हुए खुद से कहती है, माँ जी को कुछ भी बोलो तो उनका यही नाटक रहता है, पर अब देखती हूँ जब मेरी देवरानी आ जाएगी तब कैसे माँ जी उसे इन सब के लिए मना करती हैं। भले ही दिव्या अपनी सास की बातों से मुंह बना लेती है, पर अपनी आने वाली देवरानी के लिए वो बहुत खुश होती है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द दिव्या की देवरानी माया दुल्हन बनकर घर में आ जाती है और आज उसकी घर में पहली रसोई होती है। दीदी मुझे ये कुछ मसाले पीसने थे, मिक्सी किधर है? क्या कहा तुमने, मिक्सी? अरे माया हमारी सास बहुत पुराने जमाने की है, हमारे घर में मिक्सी नहीं सिलबट्टा है, तुम्हें जो भी मसाला पीसना है सिलबट्टे पर पीसो। क्या सिलबट्टे पर? दीदी मुझसे नहीं होगा सिलबट्टे पर मसाला पीसना, मैं अभी जाकर माँ जी से बात करती हूँ। अब जब तक घर में मिक्सी नहीं आ जाती मैं अपनी पहली रसोई नहीं करूंगी। माया बिना कोई देर करे अपनी सास के पास जाती है और उससे मिक्सी के लिए बात करती है। माँ जी मुझे कुछ मसाले और ग्रेवी पीसना है, पर घर में मिक्सी नहीं है, जब तक मिक्सी नहीं आ जाता मैं अपनी पहली रसोई नहीं करूंगी, आप पहले मुझे मिक्सी ला कर दो। अरे बहू बस इतनी सी बात, मैं अभी सुमित को कह देती हूँ, वो मिक्सी लेकर आ जाएगा। माँ जी सिलबट्टे पर मसाला पीसते पीसते मेरे हाथों में दर्द हो जाता है, एक मिक्सी ले आओ। बहू सिलबट्टे पर जो मसाला पीसा जाता है उसका स्वाद ही अलग होता है, और मैं भी इतने सालों से सिलबट्टे को ही यूज करती आ रही हूँ, मेरे तो कभी हाथ नहीं दुखे। शुक्र मना बहू कि तुझे मैंने मिट्टी का चूल्हा नहीं दिया, अगर मेरी तरह तू मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती ना तब समझ में आता।
मैंने जब मिक्सी की बात करी थी तो माँ जी ने साफ साफ मना कर दिया था, और देवरानी जी ने एक बार क्या कहा, माँ जी ने देवर जी को मिक्सी लाने के लिए भेज दिया। ये तो बढ़िया है, अब आएगा मजा, अब इसका फायदा उठाऊंगी मैं। ये सब देखकर दिव्या की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है और नाचते हुए गाना गाती है। नाच मेरी जान होके मगन, तू छोड़ के सारे किंतु परंतु। नाच मेरी जान होके मगन, तू छोड़ के सारे किंतु परंतु। कमरे में दिल खोल के गाना गाकर नाचते हुए दिव्या बाहर आती है और वो देखती है कि 2 घंटे के अंदर अंदर उसके घर में मिक्सी आ चुकी है। जिसके बाद माया अपनी पहली रसोई करती है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद दोनों बहुओं के बीच में काम का बंटवारा होता है। माया, मैं उन जेठानी में से नहीं हूँ जो अपनी देवरानी से सारे काम कराऊं, इसलिए तुम एक काम करो, कपड़े बर्तन पोछा और 1 टाइम का खाना तुम कर लो, झाड़ू डस्टिंग कपड़े इस्त्री और 2 टाइम का खाना मैं कर दूंगी। ठीक है दीदी, मैंने सुबह का नाश्ता बना दिया है, लंच और डिनर आप कर लेना, बर्तन भी मैंने साफ कर ही दिए हैं। अब मैं जाकर कपड़े धो लेती हूँ। वैसे वॉशिंग मशीन किधर रखी है? क्या कहा तुमने? वॉशिंग मशीन? हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है। माँ जी बोलती है वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ नहीं होते और कपड़े भी खराब हो जाते हैं, इसलिए माँ जी हाथों से ही कपड़े धुलवाती हैं। तुम्हें भी हाथ से ही कपड़े धोने होंगे। क्या इतनी ठंड में मैं हाथ से कपड़े धोऊं? मुझसे नहीं होगा, मैं अभी जाकर माँ जी से कहती हूँ। अब जब तक घर में वॉशिंग मशीन नहीं आएगी मैं कपड़े नहीं धोने वाली। एक बार फिर माया अपनी सास के पास जाती है और वॉशिंग मशीन के लिए कहती है, जिस पर कल्पना अपनी बहू से कहती है, बस बहू, वॉशिंग मशीन मंगवानी है तुझे, तू बस मुझे आज का समय दे, मैं आज शाम तक घर में वॉशिंग मशीन लेकर आती हूँ। और रही कपड़े की बात तो तू 1-2 दिन बाद कपड़े धोना। ठीक है माँ जी, तो फिर जब वॉशिंग मशीन आ जाएगी मैं तभी कपड़े भी धो लूंगी। अरे वाह, देवरानी के आने से कितने मजे आ रहे हैं मेरे। देवरानी के आते ही घर में वो सारी चीज आ रही है जो मुझे चाहिए थी। अब तो बस हीटर रह रहा है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। मन ही मन दिव्या ये सब देखकर बहुत खुश होती है और शाम तक कल्पना घर में वॉशिंग मशीन ले आती है और अकेले में दिव्या वॉशिंग मशीन को देख इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वॉशिंग मशीन के पास ही खड़े होकर गाना गाते हुए नाचने लगती है। आया मौसम मेरे सपने पूरे होने का। दिव्या नाचते हुए और गाते हुए मशीन को चूमने लगती है और रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि माया बर्तन धो रही है। ये देख दिव्या उसके पास खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, बहुत ठंड हो रही है ना, इतने ठंडे पानी से तुम बर्तन धोती हो, तुम्हारे हाथ जम जाते होंगे ना। ऊपर से हमारे घर में हीटर भी नहीं है जो तुम हीटर के सामने बैठ सको। हाँ दीदी, इसलिए सोच रही हूँ कि रसोई में भी गीजर लगवा लूं ताकि गर्म पानी से बर्तन धो सकूं। क्या कहा तुमने? रसोई में गीजर? अरे माँ जी बहुत पुराने ख्यालातों की हैं, वो तो घर में हीटर नहीं लाती, रसोई में गीजर कहाँ से लगवाएंगी? तुम नहीं जानती, पर अगर तुमने घर सुखाने के लिए पंखा भी चला दिया ना तो माँ जी पूरा घर सर पर उठा लेती है, ये बोलकर कि सर्दी में पंखा चलाकर मैंने उनका बिजली का बिल बढ़ा दिया। बस यही वजह है कि बिल ज्यादा ना आ जाए, इसीलिए माँ जी हीटर तक नहीं लाती। क्या ऐसी बात है? मैं अभी जाकर माँ जी से बात करती हूँ। अब तो कल के कल ही रसोई में गीजर भी लगेगी और आज शाम तक हीटर भी आएगी। बिना हीटर और गीजर के ना तो मुझसे काम होगा और ना ही मैं सर्दी से बच पाऊंगी। इतना बोलकर माया अपनी सास के पास जाती है और हीटर गीजर के लिए बात करती है, क्योंकि माया एक एमएलए की बेटी थी जिन्होंने शादी करते वक्त माया के पिता ने कल्पना को ये बात कही थी कि मेरी बेटी को उस घर में कोई दिक्कत ना हो, अगर उसका मेरे पास फोन आ गया तो पूरे परिवार को वो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कल्पना माया के कहने पर उसकी सारी ख्वाहिश पूरी करती और उसकी सभी जरूरत का ख्याल रखती थी ताकि माया नाराज होकर अपने पापा को फोन न कर दे। और यही वजह थी कि माया के एक बार कहते ही कल्पना उसकी सारी डिमांड पूरी करती है। इस एमएलए की राजकुमारी को तो मैं मना भी नहीं कर सकती। ये मुझसे एक साथ बिजली पर चलने वाली 2 चीजें मांग रही है। ये मेरे घर का बिल बढ़वा कर ही मानेगी, पर क्या करूं, लाना तो पड़ेगा ही। बहू तो फिक्र क्यों करती है, तुझे रसोई में गीजर लगवाना है और हीटर लाना है ना, मैं कह देती हूँ सुमित से वो ले आएगा। ऐसी देवरानी सबको मिले, इसके आने से घर में वो सारी चीज आ गई जो मुझे चाहिए थी और माँ जी इसको मना भी नहीं कर सकती। आखिर माँ जी मेरी प्यारी देवरानी से डरती जो है, अगर रिश्ता टूट गया या देवरानी नाराज होकर यहाँ से गई तो माँ जी की लंका लग जाएगी। एक बार फिर दिव्या हीटर के आने की खुशी में खुशी से पागल हो जाती है और कमरे में जाकर गाते हुए फिर से नाचने लगती है। ले 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 मजा ले 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 मजा ले,
अब कल सुबह तक इस घर में गीजर और हीटर दोनों होगा और ये हीटर आने के बाद तो मैं उसके सामने ही बैठी रहूंगी। देवरानी आने के बाद जहां कल्पना को बार बार चूना लगता है तो वहीं दिव्या को बार बार खुशी मिलती है और अगले दिन रसोई में गीजर लगता है और घर में हीटर आ जाता है। अरे वाह, एक तीर से दो निशाने हो गए। गीजर भी लग गया और हमारे कमरों में हीटर भी। जो हीटर और वॉशिंग मशीन ढेरों मशक्कत के बाद मैं ना ला पाई, वो मेरी प्यारी देवरानी इतनी आसानी से ले आई। अब क्या था, हीटर आने के बाद दिव्या एक काम करती और हीटर के पास आकर बैठ जाती और इसी तरह अपनी देवरानी के आने के बाद आराम से अपनी सर्दियों को एंजॉय करती है। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे सर्दी की तैयारियां आपके यहाँ कैसी चल रही हैं? रजाई निकली कि नहीं? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।